संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी चर्चा आज बिहार पर करेंगे। और देखिए, खबर ये है कि जेडीयू दफ्तर में पीएम मोदी की तस्वीर लग गई है। एक तरफ तो ये कवायद चल रही है, नीतीश कुमार को ठिकाने लगा ही दिया गया है, नीतीश कुमार का द एंड है, ये बात नजर आ रही है। क्योंकि जेडीयू के दफ्तर में आज तक भी इतिहास बताता है कि कभी नीतीश कुमार के अलावा पोस्टर नहीं लगा, और मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता, किसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता का नहीं लगा। ये और उनको मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार तो आप जानते हैं कि वो हवाई बातें हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी की आप कोशिश देखिए। एक मुझे शेर याद आता है कि होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। तो मतलब उसके बाद भी उन्हें मालूम है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर महागठबंधन को जा रहा है, और हमें हिंदू वोट एक मुश्त होकर नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो इन्होंने हिंदू बनाए थे वो अब सब वापस लौट गए हैं इनके पास से। मतलब इनके हिंदुत्व में नहीं है, वो हिंदू हैं सब, वो ज्यादा बड़े हिंदू हैं, लेकिन इनके मकड़जाल से वो निकल गए हैं। अब वफ की मीटिंग हुई, उसमें ऐलान हुआ। उसके बाद दो घटनाएं हैं। पहली घटना कि उन्होंने पसमांडा मुसलमानों के साथ में एक सम्मेलन किया, मिलन समारोह किया। अब वो एक उसमें भी ढूंढ लाए हैं कि ये पसमांडा हैं, ये गरीब हैं, इनके साथ अत्याचार होता रहा है, और इनको कभी कोई फायदा नहीं मिला, राजनीतिक लाभ नहीं मिला, वक्फा लाभ नहीं मिला। और ये एक उनका ये है कि किसी तरह मुस्लिम वोटों में सेंध लगे। दूसरा, ओवैसी साहब, आप तो सर जानते हैं, उन्होंने कह दिया तीसरा मोर्चा बनाएंगे। तो तीसरा मोर्चा बनाएंगे तो क्या असर आएगा इन दोनों पर? आपकी एक टिप्पणी में चाहूंगा। असल में बार बार ये बात कही जा रही है कि वो तस्वीर लग गई, और उसके बाद ये कह दिया गया कि साहब हम जो है वो एक जान है। तो एक फिल्मी नगमा हुआ करता था, आए मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम। तो अब ऐसा हो गया है कि दो दिल के एक अरमान है हम, और वो अरमान है किसी तरह सत्ता में बने रहना। असल में मोदी जी जो है वो नीतीश कुमार, तो जब नीतीश कुमार ने उनके चरण छुए थे स्टेज के ऊपर, उसी दिन नीतीश कुमार खत्म हो गए थे। और नीतीश कुमार को निष्क्रिय करने के लिए बीजेपी को राष्ट्रपति शासन लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उससे तो सारे गुनाह उसके सर आ जाएंगे। तो वो तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार रहें, और जो भी खराबी हुई है वो नीतीश कुमार के सर डाली जाए, और जो भी खैर हुआ है उसका क्रेडिट खुद लिया जाए। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी की बहुत बड़ी जरूरत है। मोदी जी कई बार गए और कई बार जाएंगे, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा है। इसीलिए जब वो सऊदी अरब से आए पहलगाम के बाद, तो वो कश्मीर नहीं गए, बल्कि वो सीधा बिहार आए, इसलिए कि उनको पता था कि पहलगाम का फायदा जो है वो कहाँ उठाना है। देखिए, बीजेपी बीच में का थोड़ा सा टाइम निकाल दिया जाए तो तकरीबन 20 साल से एनडीए की सरकार है, और इनको ये बताना चाहिए कि इन 19 सालों में हमने इतने सारे काम किए हैं, और आगे भी इसी तरह के काम करने वाले हैं, तो इसलिए आप हमें फिर से वोट दें। अगर इनके पास ये बताने के लिए कुछ होता तो 74 साल के मोदी जी को बार बार तकलीफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप यकीन मानिए मोदी जी खुश होंगे, क्योंकि बहुत जल्द उनका फोटो जो है वो भाजपा के दफ्तर से हट जाएगा। तो कम से कम भाजपा के दफ्तर से हटेगा तो कहीं तो लगा होगा नीतीश कुमार के साथ ही सही। इसलिए कि संघ परिवार बीजेपी से नाला है, ये बात सब जानते हैं, और वो किसी तरह चाहता है कि इससे छुटकारा मिले ताकि पार्टी को बनाया जाए, इसलिए कि इसने एक कैडर बेस्ड पार्टी को एक व्यक्ति के तक जो है वो सीमित कर दिया, और ये बहुत बड़ा नुकसान है
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का किया है। अब देखिए बीजेपी का राजनीति आप देखें तो जो वोटर बीजेपी का है वो तो उसके पास है ही है, लेकिन उसको ये पता है कि वो काफी नहीं है। इसलिए अगर हमको सत्ता में आना है तो हमको जो है वो नीतीश कुमार जैसे किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो नीतीश कुमार अलग से वोटर्स को लाते हैं, चाहे उनकी सीटें कम हो, पिछली बार कम हो गई थी, लेकिन ये कि उनकी वजह से बहुत सारी जगहों पर जहां पर बीजेपी कम वोट से हार सकती थी, वहां पर वो जीत गई, जो उसकी 75 सीटें आ गई। तो इसलिए नीतीश कुमार एक जरूरत तो पूरी करते हैं बाहर के कुछ गैर बीजेपी वोटर्स को लाने की। अगर बीजेपी ने पूरी तरह से उनको निगल लिया तो वो वोटर जिनको नीतीश कुमार लाते थे वो नहीं आएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो बीजेपी का नुकसान होगा, एनडीए का नुकसान होगा। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी अब बीजेपी के नेता नहीं है, अब एनडीए के नेता है। बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, एनडीए के प्रधानमंत्री है। इसलिए कि उनकी पार्टी को तो 230 सीट मिला, 240 बाकी लोगों के जरिए से सरकार बनी और उन्हीं के तरफ से वो गए थे अपना पेशकश करने के लिए। अब आपने थोड़ा सा जिक्र उसका भी किया था, वक्फ का। तो जी वक्फ का मामला ये है कि बीजेपी को जब सारे उसके पत्ते चले जाते हैं तो उसको मुसलमान याद आते हैं। अब उन्होंने एक कानून बना दिया, उस कानून के खिलाफ मुसलमान जो है वो सारे देश में आंदोलन कर रहे हैं, उसमें बिहार भी है। अब उसमें ये लोग चले गए तो इन्होंने उनको मौलाना कहना शुरू कर दिया। जैसा आपने भी एक प्रोग्राम में कहा था, तेजस्वी ने उसका वही जवाब दिया कि मौलाना तो विद्वान को कहते हैं, तो अगर आप मुझको मौलाना कहते हैं तो इसमें मेरा कोई तौहीन नहीं है, इसमें जो है वो मेरी कोई बेइज्जती नहीं है, आप तो मेरी इज्जत बढ़ा रहे हैं। अब समाजवाद के बजाय ये नमाजवाद ले आए, तो नमाजवाद में क्या खराबी है। हिंदुस्तान भर में अभी कांवड़िया लोगों का जो है जुलूस निकलने वाला है और वो यात्रा निकलने वाली है, उसके ऊपर जो है वो फूल बरसाए जाएंगे। तो अगर कांवड़िया के ऊपर जो है वो फूल बरसाया जा सकता है तो नमाजवाद भी हो सकता है। तो इनका मसला जो है वो सबसे बड़ा क्या है, गालिब का एक शेर आपको पता होगा, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो मैं चाहता हूं कि आपको वो पर्दा जो है जिसकी वजह से ये परेशानी है बीजेपी की, उस पर्दे को उठाऊं। देखिए इन्होंने नारा लगाया था कि भाई कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तो उसको थोड़ा सा मोदी जी ने ठीक किया कि सेफ हैं, एक हैं तो सेफ हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो सेफ्टी वाला मामला था, वो जो बंटने और कटने वाला मामला था, वो तो मुकुटमणि यादव के एपिसोड के बाद खत्म हो गया और ये बात साबित हो गई कि भाई ये तो खुद ही बटे हुए हैं, और इतने बटे हुए हैं कि उसकी जो है हर रोज 30-40 वीडियो बनती है। तो वो बंटने और कटने वाला फॉर्मूला जो है वो इनका खत्म हो गया। अब ये लेके आए हैं कि भाई पसमानदा मुसलमान, तो हम पसमानदा मुसलमानों का भला करेंगे। अरे भाई, आप तो हिंदुत्व का भला करने के लिए आए थे, हिंदुओं का भला करने के लिए आए थे, 20 और 80 का फार्मूला लेके चलते थे। तो जो हिंदू पसमानदा है उनका आपने कितना भला किया ये बता दीजिए। तो जब आपने अपने उन वोटर्स का भला नहीं किया जो आपको बार बार जिताते रहे हैं और वो पसमानदा है, तो वो लोग जो कि आपको कभी वोट नहीं देते थे और ना आगे देंगे, उनका आप क्या भला करेंगे। तो ये पसमानदा वाली कहानी तो किसी मुसलमान की समझ में आने से रही। आपने ओवैसी साहब का भी हवाला दिया था, आप जानते हैं 5 उनके जो है वो एमएलए जीते थे, वो 5 में से 4 कहाँ है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो जहां से आए थे वो वहीं चले गए और जो है वो ओवैसी साहब एक के साथ अकेले रह गए। जिस तरह से कि नीतीश साहब हैं और मोदी साहब हैं, उस तरह से ओवैसी साहब हैं और उनका जो है वो एक एमएलए है, जो कि विधायक है, जो कि वहां पे रहता है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने बहुत अच्छा मंसूबा बनाया था कि भाई हम जो है वो पहलगाम को खूब भुनवाएंगे, और इसीलिए मोदी जी वहां गए भी थे। लेकिन और उसको बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट जिसने भी लिखी थी कि भाई नाम पूछा, जाति नहीं पूछी, मुकुटमणि की जाति पूछी, धर्म नहीं पूछा। अब औरतों का सिंदूर मिटाया, तो उसको जो है उससे जो सहानुभूति औरतों की लेनी थी वो तो उन लोगों ने खत्म कर दी, विजय शाह जैसे लोगों ने, कि भाई वो तो आतंकवादी की बहन है,
सूफिया कुरैशी, और वो बेचारी जो फौजी की बीवी थी, वो उसको जो है इन्होंने इतना बुरा भला कहा, जिसके कि 1 हफ्ते पहले जिसका के पति जो है वो हुआ था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आतिशी गालिबन नाम था। तो इन लोगों ने खुद ही जो है वो महिलाओं को दूर कर दिया। नेहा को जो है वो गीत गाती थी उसके ऊपर ले लिया, और वो प्रोफेसर लखनऊ की है उसके खिलाफ। तो जो महिलाओं को ये लोग पहलगाम के ज़रिए से नज़दीक लाना चाहते थे, उनको बीजेपी ने ही ढकेल के दूर कर दिया। और फिर बाद में जो बातें आई, अब जो ताज़ा बात आई है, जो बार-बार बीजेपी कहती थी कि हमारे जो है सैनिकों ने ये पराक्रम इसलिए किया कि हमने उनको खुली छूट दी, पहली सरकारें खुली छूट नहीं देती थी। अब जो है एक फौजी ने कह दिया कि हमको खुली छूट नहीं दी गई। इसकी वजह से न केवल हमारे जहाज़ गिरे, बल्कि हमारे लोग भी उसमें हताहत हुए। तो वो सारा जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के आसपास जो हमारे प्रधानमंत्री सिंदूरी लाल ने जो अपने खून में जिनके जो है वो सिंदूर दौड़ने लगा था, वो सारा खेल बेकार हो गया। अगर वो खेल चल गया होता, तो बीजेपी को ना मुसलमान याद आते, ना वक्फ याद आता, ना पसमानदा याद आते, और ना नमाज़वाद याद आता, ना मौलाना कहना पड़ता। लेकिन चूँकि जो मेन प्लॉट है, जो प्लान 1 था वो फेल हो गया, इसलिए ये बेचारे हाथ-पैर मार रहे हैं, अजीब-अजीब हरकतें कर रहे हैं, और जेडीयू के दफ्तर में अपनी तस्वीर लगा के खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सलीम जी, प्रकाश आसुदानी जी हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज भाजपा को वोट देने का पक्का वायदा कर दे तो भाजपा के सारे नेता और अंधभक्त नमाज पढ़ने लगेंगे। इन्हें ना देश से मतलब है, ना देशवासियों से, इन्हें केवल सत्ता से मतलब है। आपकी कोई टिप्पणी प्रकाश आसुदानी के इस वक्तव्य पर? जी हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उनका जो भई सत्ता चाहिए, सत्ता जिससे भी मिले वो उसके वो भक्त बन जाएँगे, उसके कदमों को चूमने लगेंगे। बीजेपी को मुसलमान नहीं चाहिए, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन मुसलमानों को भी बीजेपी नहीं चाहिए, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ना आप हमको चाहिए, ना आपको वो चाहिए। बहुत से लोग दुःख का इज़हार करते हैं कि बीजेपी की सरकार में एक भी मुसलमान नहीं है। उनको तो खुशी है कि ऐसी सरकार जो 11 साल से देश में आपातकाल लगा के बैठी हुई है और लोगों को डरा रही है और उनके अधिकारों का हनन कर रही है, उसमें किसी मुसलमान का होना मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि नहीं होना खुशी की बात है कि कम से कम इन बदमाशों के टोले में कोई मेरे अपने समुदाय का आदमी तो नहीं है। इनको सिर्फ मुसलमान नहीं चाहिए, बल्कि इनको हर विरोधी नहीं चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी ये जो कर रहे हैं जनगणना, इसमें ये चाहते हैं कि 4 करोड़ वोटर ही खत्म हो जाए। वो 4 करोड़ वोटर कौन है? वो 4 करोड़ वोटर वो है जो उनको वोट नहीं देता है। तो जब इनको जो है वो अपना विरोधी वोटर चाहिए ही नहीं, और इनको पता है कि उनको हटाए बगैर हम सत्ता में रह नहीं सकते, तो इनको मुसलमान कैसे चाहिए होगा, इसलिए कि मुसलमान तो इनका विरोधी है। तो ये इनके अंदर विरोध को बर्दाश्त करने की, विरोध का जवाब देने का, उसको उसकी जो परेशानी है उसको दूर करने का, उसका जो तर्क है उसका तर्क देने का, ये तो इनके अंदर आता नहीं है। ये अपने कामों से और अपने जन कल्याण से तो लोगों के दिल जीत नहीं सकते। तो ये करें तो करें क्या? यही कि नफ़रत फैलाएँ, यही कि झूठ बोलें, यही कि अपने ही सहकारी नीतीश कुमार का जो है वो लुटिया डुबो दें, यही कि तेजस्वी यादव को जो है वो बुरा-भला बोलने की कोशिश करें, उसको बदनाम करने की कोशिश करें। इसके सिवा ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते, और यही सब कर रहे हैं। लेकिन ये कि ये इनके कितने काम आएगा और कब तक काम आएगा, ये देखने वाली बात। बिहार की 243 सीटें हैं हेमंत सर। 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर अहम भूमिका अदा करते हैं। इन इलाकों में, इन मतलब विधानसभा सीटों पर 20 से 40% या इससे भी अधिक मुस्लिम वोटर है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा मतदाता है। तो सर ये जो आंकड़ा बताता है जिस तरह से हेमंत जी, उसमें ये मुस्लिमों का एकजुट होकर मतदान करना या किसी एक गठबंधन के या एक पार्टी के मत में पक्ष में मतदान करना, वो एक निश्चित तौर पर मायने रखता है। और ये बात वो जानते हैं कि जो जो हिंदू पसमांडा की हम बात कर रहे थे, जिसमें बहुत सारी मतलब जातियां आती हैं,
और जो भारतीय वोटर है वो उनके साथ नहीं है, लगातार टूट रहा है, उनका मेन हथकंडा फेल हो गया है। ऐसे में उनकी चिंता स्वाभाविक है। कोई आखिर में कोई कमेंट करना चाहे? देखिए, ये अभी ये अब महत्वपूर्ण विषय नहीं रह गया हुआ है कि कौन वोटर किस इलाके में कितना प्रभावशाली है, किस जाति समूह का, किस धार्मिक समूह का। अभी जोशी जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लोगों का मताधिकार बचेगा कि नहीं बचेगा। आप ये इस चीज की गंभीरता को समझिए। आप ये और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चुनाव आयोग का वो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उनका कंडीशंस पढ़ लीजिए, और वो पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। इसका रिपरकशन क्या होगा वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो बिहार से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे और जगह करेंगे। तो ये अब तो ये मुझे लगता है कि बहस का विषय ये हो गया हुआ है कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी अपने लिए वोटर चुन रही है। वोटर सरकार चुनेगी, ये अब बात नहीं रह गई है। वोटर को सरकार चुनने से पहले अब तो बीजेपी अपने लिए वोटर चुन रही है। ये खतरा है, ये गंभीर संकट है। ये लोगों को मताधिकार से वंचित करने का। आप ये देखिए, देश में संविधान लागू होने के साथ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मिला, सार्वभौम मताधिकार, सबको बिना जाति धर्म के भेदभाव के सभी को एक वोट डालने का अधिकार मिला था। लेकिन उस अधिकार को भी हासिल करने के लिए इस देश के गरीबों को, इस देश के दलितों पिछड़ों को लंबा संघर्ष करना पड़ा। हम उस बिहार के हैं जिस बिहार में वोट डालने के जुर्म में जनसंहार हुआ। वोट डालने के जुर्म में, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, आप ये वोट का अधिकार जो है ये हासिल करने के लिए दलितों पिछड़ों ने ये तय किया कि नहीं, हम अपना वोट खुद डालेंगे। और इस मताधिकार का प्रयोग करके पहली बार बिहार के आरा से रामेश्वर प्रसाद, उस समय आईपीएफ हुआ करता था, सीपीआईएम का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसके सांसद बने। और उसी भोजपुर में वोट दे करके लोग लौटे और लोगों के घरों पर हमला हुआ। सामंतों ने कि ये हिम्मत कैसे की तुम कि घर से वोट डालने के लिए निकल गए। तो आप वो दूसरे ढंग से चुनाव आयोग अब कर रहा है कि अब तुमको जाना ही नहीं है, अब तुम्हारा नाम लिस्ट में रहेगा ही नहीं, इसलिए वोट बूथ पर नहीं जाना है।